एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28-29 साल के आसपास थी, पेशे से डॉक्टर थी। एक दिन उसका गांव में कैंप लगता है। कैंप के तहत गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग मरीज होते हैं, उनका इलाज, उनकी देखभाल के लिए गांव में कैंप लगाया जाता है। वो एक गांव में कैंप लगाने जाती हैं। दोस्तों, जो गांव था बहुत ही पिछड़ा था। इस वजह से जो गांव के बुजुर्ग लोग थे, वो अंदर से डर रहे होते हैं कि इलाज कराने जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि भी नई नवेली डॉक्टर है, कुछ उल्टी सीधी दवा दे दे जिसकी वजह से कोई परेशानी हो जाए। गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग थे, ना वही ट्रीटमेंट कराने आए और ना ही युवा वर्ग सामने आया। दोस्तों, ये देख कर के जो महिला थी, डॉक्टर थी, काफ़ी परेशान हो गई कि हमारे देश में अशिक्षा का प्रभाव अभी कितना लोगों पर है। ये देखते हुए दोस्तों, वो महिला कुछ देर तक तो गांव में लोगों के जो घर घर होते हैं वहां पर जाती है, लोगों को समझाने का प्रयास करती है और समझाते समझाते एक घर के पास पहुंचती है। उस घर से एक नवयुवक निकलता है जिसकी उम्र लगभग 28-29 साल के आसपास थी। दोस्तों, उस व्यक्ति से वो लेडी डॉक्टर बात करने लगती है। जब दोनों एक दूसरे से लगभग 10 मिनट के आसपास बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे की बातों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। वो जो लड़का था, उस महिला डॉक्टर की मदद करता है, गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए आगे ले आता है और दोस्तों, गांव के लोगों का इलाज कराता है। अब यही से उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद अक्सर इन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चालू हो जाता है। और दोस्तों, एक दिन ये लड़का, जो महिला डॉक्टर होती है, उससे कहता कि हम आपसे कुछ आपका पर्सनल टाइम चाहते हैं, एक दिन हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहती है ठीक है, संडे के दिन हमारी छुट्टी रहती है, संडे के हम लोग मिलते हैं। अब दोस्तों, ये लोग मिलने के बहाने एक होटल जाते हैं और जाने के बाद जो वहाँ पर जो होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत रोचक कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही सीख देने वाली कहानी। अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था, उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के आया, यह घटना बिहार के नालंदा जिले के एक माधवपुर गांव की कहानी है। दरअसल जो माधवपुर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर एक महिला डॉक्टर आती है जिनका नाम सुनीता शर्मा होता है, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन होते हैं। उम्र लगभग 28-29 साल के आसपास थी, अभी अविवाहित थी। दोस्तों, जब इनका वहाँ पर पोस्टिंग होती है, तो इन्होंने सोचा कि गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने में असमर्थ हैं, उनका जो है गांव में चल कर के ट्रीटमेंट कराया जाए, उनकी देख रेख, उनके स्वास्थ्य के लिए उनको थोड़ा सा जागरूक किया जाए। इस वजह से वो एक दिन कैंप लगाने माधवपुर गांव पहुंच जाते हैं। उनके जो और जूनियर डॉक्टर होते हैं, मतलब 7-8 लोगों की टीम गांव पहुंचती है। ना कोई पहले से सूचना होती है, ना ही कोई जानकारी। अचानक एक वैन में ये लोग भर करके, साथ में एक एम्बुलेंस जाती है। 2 गाड़ियों से लोग उस माधवपुर गांव में पहुंचते हैं। दोस्तों, जैसे ही गांव में 2 गाड़ियां आती हैं और डॉक्टर की टीम आती है, पहले गांव में तो पूरी तरीके से हल्ला हो जाता है कि डॉक्टर आए हैं, आज पता नहीं क्या होने वाला है। दोस्तों, ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। थोड़ी देर तक तो वो महिला, यानी जो सुनीता डॉक्टर होती हैं, वो इंतज़ार करती हैं। गांव में 2-4 लोगों से कहती भी हैं कि देखो, हम लोग गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या कोई भी ऐसा मरीज है जिसको गंभीर बीमारी है, जिससे वो ग्रसित है, हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे और उसको सलाह देंगे कि उसको अपनी बीमारी में कैसे देख रेख करना चाहिए, किस प्रकार की दवाई लेनी चाहिए। यदि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ठीक होने लायक है तो ठीक है, नहीं तो उसको बड़े अस्पतालों में जाकर के कहाँ इलाज कराना चाहिए, कौन से विभाग में जाना चाहिए, यही सब बताने के लिए वो कैंप लगाई थी। दोस्तों, गांव के जब 2-4 लोग ये सुनते हैं तो पहले तो डर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो इलाज के बहाने कोई उल्टा सीधा दवा कर दें या खिला दें। दोस्तों, वो गांव में बूढ़े बुजुर्ग को ढूंढने लगती है कि कोई आए, उससे इलाज कराए, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था। लगभग आधे घंटे के आसपास का समय बीत जाता है। जब कोई व्यक्ति आता नहीं है, तो उसे लगा कि क्यों ना घर चल करके लोगों से मुलाकात की जाए और लोगों को सलाह दी जाए। दोस्तों, जब वो लोगों से मिलती है तो गांव के जो लोग होते हैं, कोई इलाज कराने के लिए तैयार ही नहीं होता। लगभग 5-7 घरों में जाती है। जाने के बाद जो लोग थे वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। इस देख करके जो सुनीता मैडम होती हैं, उनको लगा कि देखो, शिक्षा कितना ज़रूरी है। आज लोग यहाँ के आज भी अशिक्षित हैं, इसका प्रभाव साफ साफ इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। काश ये लोग शिक्षित होते तो इलाज कराने सुविधाएं इनके घर पर चल करके आई है, तो इसमें बढ़ चढ़ के इनको हिस्सा लेना चाहिए था। लेकिन देखो, ये लोग पीछे हट रहे हैं। कितने ये लोग अभी भी पिछड़े हैं, ये उसके मन में सारी बातें चल रही होती है। दोस्तों, लगभग 2-3 घर और क्रॉस करती है, एक घर के पास जाती है।
वो घर के सामने जाती है तो देखती है घर जो है बहुत अच्छा बना हुआ है। उस घर के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी उम्र लगभग 60-65 साल के आसपास थी, चारपाई पर लेटे थे। सुनीता उनके पास जाती है और बातचीत करने लगती है। तब तक अंदर से एक लड़का निकलता है जिसकी उम्र लगभग 29-30 साल के आसपास थी। दोस्तों, जब सुनीता अपना परिचय बताती है कि मैं आपके गांव के जो हॉस्पिटल है यहाँ पर मेरा अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, मुझे आए हुए लगभग 1 सप्ताह के आसपास हुआ है और आज मैं आपके गांव में कैंप लगाई हूँ, लेकिन आपके गांव के जो लोग हैं ट्रीटमेंट कराने कोई आ ही नहीं रहा है। तो मैं सोचा चलो घर चल कर के लोगों से बात करती हूँ, लेकिन घर जा कर के बात किया तो कोई संतोषजनक रिजल्ट नहीं आया, कोई इलाज कराने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बात सुन कर के वो लड़का काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आप घबराइए नहीं, हमारे गांव के लोग थोड़ा सा शिक्षित कम हैं और इनको सलाह देने वाला कोई नहीं है, इस वजह से लोग घबराए हैं। मैं आपके साथ चलता हूं और पूरे काम में आपकी मदद करता हूं। बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारे गांव में कैंप लगाया है और लोगों के इलाज के लिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, लड़का उस डॉक्टर के साथ पूरे गांव में टहलता है और लोगों को बुलाता है। एक घर के पास कैंप लगा होता है, वहाँ पर अब धीरे धीरे करके लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और यहीं से जो डॉक्टर सुनीता मैडम होती हैं वो लोगों को ट्रीटमेंट और उचित सलाह, किसी को गंभीर बीमारी हो उसको कहाँ पर दिखाना है, बड़े हॉस्पिटल में जाकर के किस डिपार्टमेंट में जाना है, ये सारी जानकारी देने लगती हैं। दोस्तों, शाम को लगभग 3 से 4 बजे के आसपास तक ये कैंप चलता है। पूरे कैंप में इस लड़के का जो योगदान था बहुत ही अहम था। जब ये लड़का कैंप में लोगों को समझाने का प्रयास करता है तो लगभग 100-150 आदमी आते हैं, जिसमें महिलाएं होती हैं, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं और बूढ़ी दादी आती हैं। सब अपना ट्रीटमेंट कराती हैं और सलाह लेती हैं। किसी को घुटनों में दर्द है तो किसी के पेट में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, बहुत सारी सी बीमारियां निकल कर के आती हैं। सबको सलाह देती हैं और ट्रीटमेंट भी करती हैं, दवा भी देती हैं। दोस्तों, जब पूरा कैंप ख़त्म हो जाता है तो जो सुनीता मैडम होती हैं उस लड़के से काफ़ी प्रभावित होती हैं और कहती हैं कि काश अगर आपसे मुलाकात नहीं होती तो आज हमारा जो प्रोग्राम था पूरी तरीके से विफल हो जाता और जो मेरी हिम्मत थी दूसरे गांव में जाकर के ऐसा कैंप लगा करके लोगों को जागरूक करने की, शायद यहीं से टूट जाती और मैं दोबारा गांव में कहीं कैंप लगाने जाती भी नहीं। आप जैसे लोग अगर गांव में शिक्षित हों तो उस गांव का विकास कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब यहीं से दोनों में दोस्ती हो जाती है, बातचीत होने लगता है। सुनीता मैडम उस लड़के को अपना नंबर देती हैं और उसका नाम पूछती हैं तो वो अपना नाम पंकज बताता है। पूछती है पंकज तुम करते क्या हो, तो बताता है कि मैं बीटेक किया हूँ और अभी मैं रेलवे में जेई की पोस्ट पर एग्ज़ाम दिया हूँ, रिजल्ट आने वाला है, ईश्वर चाहेगा तो मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो जाएगा क्योंकि मैंने मार्क्स वगैरह मिलाए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों, ये बात सुन करके डॉक्टर सुनीता काफ़ी प्रसन्न होती है, प्रभावित होती है। कहती कि मुझे आपसे बात करके ही एहसास हो गया था कि आप शिक्षित हैं, इसी वजह से आपने मेरी मदद की। जाने से पहले डॉक्टर सुनीता पंकज से बहुत सारी बातें करती है और पंकज को अपना नंबर देती है और कहती है कि तुम्हारे गांव में किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो मुझे तत्काल फ़ोन करिएगा, मेरी टीम और मैं हमेशा आपके स्पेशल गांव के लिए मदद करने के लिए तत्पर रहूँगी। दोस्तों, सुनीता अपने घर चली जाती हैं। घर जाने के बाद दोस्तों, चूँकि सुनीता भी अविवाहित थी, अपने आवास पर जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, जब सुनीता रात को अपने कमरे में होती हैं, बिस्तर पर होती हैं, अचानक उसे पंकज की याद आती है। उसको ये लगने लगा था कि कितना भला मानुस था, कितना अच्छा लड़का था। ऐसे अच्छे लड़के ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं। उसको इतनी क्या ज़रूरत थी मेरे साथ गाँव में टहलने की, लेकिन उसने मेरी सेवा का कद्र किया और मेरी इज्जत रखी। दोस्तों, यही से सुनीता को जो दिल था वो धीरे धीरे करके पंकज की ओर आकर्षित होने लगा। पंकज को भी सुनीता काफ़ी हद तक पसंद आ गई थी। सुनीता भी दिखने में बड़ी सुंदर थी। अगले दिन सुबह होती है, सुनीता उठती है, अपने जो सुबह के सारे दिनचर्या होते हैं उसको निभाती है। उसके बाद चाय पी रही होती है और अपना फ़ोन देखती है तो उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं आप। दोस्तों, उसका रिप्लाई देती है। फ़ोटो देखती है तो वो किसी और की फ़ोटो नहीं, वो पंकज की थी। बहुत खुश हो जाती है पंकज का मैसेज देख करके, फटाफट अब उसको रिप्लाई देने लगती है। जैसे ही इधर से रिप्लाई देती है उधर से फिर और ढेर सारे सवाल, कैसे हैं, क्या करें, बहुत सारी बातें होने लगती हैं। अब बातों का सिलसिला बढ़ने लगता है, दोनों धीरे धीरे करके हंसी मजाक पर उतर आते हैं। इधर जो मैडम थी वो भी मन मन में बहुत मुस्कुरा रही होती, बहुत प्रसन्न थी। दोस्तों, अब यहीं से पंकज और सुनीता के बीच बातचीत का जो सिलसिला था सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। सुनीता उसका जवाब देने में थोड़ा सा भी परहेज़ नहीं करती थी, ना ही उसे बुरा लगता था क्योंकि उसका जो स्वभाव था ही सबसे अलग, बड़ा ही सुंदर लड़का था। अब दोस्तों, 2-3 दिन का समय और बीत जाता है। जो बात का सिलसिला था वो कंटिन्यू चलता रहता है। दोनों एक दूसरे से अब कभी वक्त मिलता तो फ़ोन से बात कर लेते थे, अभी चैट भी कर लेते थे। ये सिलसिला यूँ ही चलने लगता है। पंकज अपने कमरे में रहता और उधर डॉक्टर सुनीता अपने कमरे में रहती।
रात को दोनों लेट नाइट तक चैटिंग करने लगते हैं, बहुत सारी बातें करने लगते हैं। अब दोस्तों बात पर्सनल लाइफ में आ जाती है, निजी ज़िंदगी में कोई बॉयफ्रेंड है, किसी से प्रेम करते हो, बहुत सारी बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे से को बताते हैं कि ना तो मैं ही किसी से प्रेम करती हूँ, ना ही पंकज बताता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई आया ही नहीं। अब दोस्तों यही से और नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। जो व्यवहार था, दोस्ती थी, वो धीरे धीरे करके प्रेम की ओर बढ़ रही होती है। दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों डर अंदर से पंकज को बना था कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रपोज कर दूं और ये कुछ और समझ बैठे, क्योंकि अभी तक तो जो रिश्ता चल रहा है सिर्फ एक दोस्ती का है। दोस्तों समय बीतता जाता है और आ जाता है फरवरी का महीना, जबकि रोज डे प्रपोज डे का सिस्टम चलता है। उसी बीच मिल जाता है पंकज को मौका और पंकज एक दिन उसको प्रपोज कर देता है। दोस्तों जैसे ही उसको प्रपोज करता है कुछ देर तक तो उधर से सामने से सुनीता का कोई जवाब नहीं आता है। पंकज अंदर ही अंदर घबरा जाता है कि शायद मैंने एक बड़ी गलती कर दी और एक अच्छा दोस्त खो दिया। दोस्तों पंकज भी अब दोबारा मैसेज नहीं किया। दोस्तों उस दिन पूरा दिन कोई जवाब नहीं आता है। पंकज बड़ी बेसब्री से उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा होता है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही होती कि फ़ोन भी कर ले। उसको ये लगा कि हमने अच्छा खासा रिश्ता शायद जल्दबाजी में ख़राब कर दिया। दोस्तों पूरा दिन बीत जाता है। सुनीता अपने ऑफिस से यानी अपने हॉस्पिटल से घर आती है। घर आने के बाद दोस्तों खाना पीना खा करके रात के लगभग 9:30 के आसपास बिस्तर पर लेटती है। तभी इधर से मैसेज करती है कैसे हो। दोस्तों जैसे ही उसका मैसेज आता है पंकज बड़ा प्रसन्न होता है। वो मन ही मन खुश हो जाता है और बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगता है। दोस्तों जो सिलसिला था बातों का कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि उस रात जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल जाती है। उसका जवाब पंकज का जो डॉक्टर सुनीता होती है सामने से दे देती है। वो भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और सामने से उसका जवाब भी देती है। पंकज बड़ा प्रसन्न होता है। अब दोस्तों पंकज का जो दिल था वो कहाँ ठहरने वाला था, कहाँ रुकने वाला था। अब पंकज को लगा कि क्यों ना हम लोग बहुत जल्दी में एक मीटिंग फिक्स करें। पंकज 2 दिन इंतज़ार करता है, तीसरे दिन कहता है कि अब मुझसे रह नहीं जाता, क्यों ना हम लोग किसी दिन चलते हैं, कहीं मुलाकात करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। लगभग 3-4 महीने तो ऐसे बीत गया सिर्फ हाय हेलो और गुड मॉर्निंग में। तो कहती कि देखो अभी तो मुझे टाइम नहीं है, लेकिन संडे को मुझे टाइम मिलेगा, छुट्टी रहती है। अगर कोई मीटिंग वगैरह नहीं लगी तो मैं संडे को तुम्हें सुबह फ़ोन करूँगी और कहाँ मिलना है उस हिसाब से डिसाइड करने ला हम लोग मिलते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन 1-2 घंटे का समय तुम्हें दे सकती हूँ। पंकज की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि 1-2 घंटा तो मेरे लिए पर्याप्त है। पहली मुलाकात है, ज़्यादा उत्साहित होना भी ठीक नहीं है। मन ही मन घबरा भी रहा होता है। दोस्तों 3-4 दिन बाद और संडे का दिन था। संडे के दिन सुबह लगभग 8:30-9 बजे के आसपास उसको मैसेज आता है कि हम 11 बजे मुलाकात कर सकते हैं। दोस्तों ये बात सुन करके पंकज बहुत प्रसन्न होता है। पंकज कहता है कहाँ मिलेंगे। तो कहती है तुम जहाँ चाहो वहाँ मिल सकते हैं। ना तो मैं अपनी पर्सनली गाड़ी से आऊँगी, मैं प्राइवेट साधन से आऊँगी, जिससे किसी को आभास ना हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या कर रही हूँ। वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपनी कार से आऊँगा और आपको रिसीव कर लूँगा। वो कहती है कि ठीक है। दोस्तों पंकज 9:30 बजे के आसपास जब इसका मैसेज आता है तो झट से अपने घर के आस में जाता है, नहाता धोता तैयार होता है और अपनी कार उठाता है और लगभग 10:30 बजे के आसपास पहुंच जाता है सुनीता मैडम के आवाज़ पर। मैडम भी पूरी तरीके से तैयार थी, गाड़ी खड़ी होती है। वो फ़ोन करता है कि आइए गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों मैडम अपने कमरे से निकलती हैं और आगे वाली सीट पर बैठ जाती हैं। पंकज गाड़ी चलाने लगता है और वो गाड़ी पर बैठ जाती है। दोनों खूब हंसते मुस्कुराते हुए पूरी रास्ते जाते हैं। सुनीता कहती है मुझे पता ही नहीं था कि तुमसे प्यार हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे गांव में इलाज करने गई थी और खुद मैं बीमार होकर के चली आई, मरीज बन करके तुम्हारे प्रेम की। दोस्तों बहुत सारी हंसी मजाक की बातें होती हैं। अब दोनों ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर मिलने हैं तो जाएं कौन सी जगह पर। तो पंकज कहता है कि यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर चलते हैं, एक अच्छा खाट होटल है जो कि फेमस होटल है, वहीं पर चलते हैं और वहीं पर दोपहर का खाना भी खाया जाएगा, एंजॉय करेंगे, उसके बाद चले आएंगे। वो कहती है कि देखो अगर मान लो कहीं से इमरजेंसी में फ़ोन आ गया, कुछ आ गया तो कहता है कि उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले चल के छोड़ दूंगा। वो कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब दोस्तों दोनों होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचने के बाद जो पंकज था नाश्ते वगैरह का प्रबंध करवाता है, वहाँ के जो वेटर वगैरह होते हैं उनसे सब कुछ मंगवाता है, सब लेकर के आते हैं। ढेर सारा आइटम आता है, दोनों नाश्ता करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। अब दोस्तों वो पहली मुलाकात थी। पंकज अंदर ही अंदर संकोच कर रहा था कि बात को आगे कैसे बढ़ाएं, हम लोग आगे बढ़ें कैसे। पंकज का मन था कि एक होटल का रूम ले लें और दोनों थोड़ा सा एकांत जगह में ढेर सारी बातें करें। पंकज ने ऐसे बातों बातों में कहा क्यों ना एक रूम ले लिया जाए और थोड़ा सा अलग हट करके मन की जो बातें हैं उसको बढ़ाया जाए।
ये बात सुन करके जो सुनीता डॉक्टर थी, मैडम थी, उन्होंने कहा कि रूम की क्या ज़रूरत है, जो बातें करना है यहाँ करो, और ज़्यादा बातें करनी है तो गाड़ी में चलो बात करते हैं, बहुत सारा टाइम है। अभी से होटल में जाना, कमरे में जाना, ये सब ठीक नहीं है, इसके लिए भी और इंतज़ार करो। तो कहता है कि हम आपके साथ कुछ गलत करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मेरा मन करा, मैंने आपसे कह दिया, इसमें आप गुस्सा मत होइएगा, नहीं तो आप अपने दिल पर ले लो, बुरा मान जाओ। वो बोली बुरा नहीं मान रही हूँ, लेकिन अक्सर होता है कि लोग पहले प्रेम करते हैं, फिर उसके बाद होटल में जाते हैं, होटल में जाने के बाद कमरे में जाते हैं, फिर चीज़ें बढ़ जाती है, उसके बाद हमेशा जो ऐसे रिश्ते होते हैं वो मजबूत नहीं होते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। बाद में ऐसा होता है कि ढेर सारी चीज़ें हो जाती है। अभी हम लोग आज पहली बार मिले हैं, इंतज़ार रखो, ईश्वर ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं, जब हम लोग जो चाहोगे वो सब कुछ होगा। अब यहीं से जो पंकज था, उसको और थोड़ा-सा उम्मीद मिली कि चलो ठीक है, आज पहली बार है, दोबारा देखा जाएगा। जब ऐसी कह रही है तो हो सकता है कि दोबारा मुलाकात हो जाए। अब दोस्तों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं, उसके बाद पंकज और दोनों वहाँ से निकलते हैं। सुनीता भी गाड़ी में बैठते हैं, दोनों खूब मौज मस्ती करते हुए सुनीता के घर आते हैं। लगभग 2 बज चुका होता है, दूसरी टाइम का समय हो चुका था। सुनीता को उनके आवास पर छोड़ता है। सुनीता गाड़ी से उतर तो रही होती है, लेकिन उसका दिल यही कर रहा था कि थोड़ी देर और वक्त इसके साथ गुजार लें, क्योंकि जो आज का दिन उसके साथ गुजारा था वो यादगार पल था। उसको कहीं से एहसास ही नहीं हुआ कि हम अपना जो स्टेट है छोड़ करके दूसरे स्टेट में आई हूँ। दोस्तों जो पंकज का स्वभाव था बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल स्वभाव, मृदुभाषी था। पूरी तरीके से अपने जो उसके भाषा का था या उसका स्वभाव था, पूरी तरीके से अपनी छाप छोड़ चुका था सुनीता मैडम के दिल पर। वो भी उसकी पूरी तरीके से पागल सी हो जाती है, दीवानी सी हो जाती है। अब दोस्तों सुनीता को मजबूरन वहाँ पर उतरना था, वो उतर जाती है। उतरने के बाद दोस्तों अपने आवास पर चली जाती है। दोस्तों पंकज अपने घर आता है। आने के बाद उस रात दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा लगता था जैसे इनके बीच जन्मों जन्मों का रिश्ता हो। ऐसा दोनों के बीच जो बातों का सिलसिला है, होते होते लगभग 6-7 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। इधर जो सुनीता के परिवार वाले थे वो शादी ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अब सुनीता की जानकारी में था। सुनीता को 1-2 बार उनके माँ बाप ने गाँव बुलाए भी कि लड़का देख लो। लड़का वो भी अच्छी खासी सैलरी वाला था, वो भी अच्छे पोस्ट पर था, लेकिन जो सुनीता थी उसको तो कोई और पसंद था। घर में कह नहीं पा रही थी, वो लड़के को सिर्फ ये कह के रिजेक्ट कर दी, ये मुझे पसंद नहीं है। दोस्तों लगभग वो 10-12 लड़कों को देखी, लेकिन सबको रिजेक्ट कर दिया। कहीं न कहीं उनके जो माँ बाप थे बहुत हद तक परेशान हो गए, इसको कोई लड़का ही नहीं पसंद आ रहा है, ऐसी क्या बात है। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटी अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो वो भी बता दो, क्योंकि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई हो। अगर तुम्हारा जीवन साथी है कोई, या तुम उसे चाहती हो, तो मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं तुम्हारी शादी खुशी खुशी उसके साथ करा दूंगी। ये बात सुन करके दोस्तों डॉक्टर सुनीता मैडम बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने माँ से अपने दिल की सारी बातें जो होती एक एक करके खोल देती हैं। इधर जो पंकज था, इसका रिजल्ट आ चुका था। पंकज भी सरकारी जॉब पा चुका था। दोस्तों पंकज अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था। अपनी माँ से जब बताती है कि माँ ऐसी सी बात है, लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पैसा अच्छा कमाता है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो उसकी माँ तैयार हो जाती है, अपने पति से बात करती है। उसका पति यानी प्रिया सुनीता का जो फादर होता है, पिता होता है, वो भी मान जाता है। कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, लड़के से हमको मिलवाइए। वो कहती है ठीक है, मैं पहले पंकज से बात कर लूँ, उसको छुट्टी कब मिल रही है, उस हिसाब से आ जाए तो फिर हम एक दूसरे से मिलवा देते हैं। दोस्तों वो पंकज से बात करती है। पंकज लगभग 15 दिन का समय देता है कि मैं 15 दिन बाद 1 दिन के लिए गाँव आऊँगा, इस बीच अपने मम्मी पापा को बुला लो, हम लोग मिल लेते हैं। दोस्तों 15 दिन बाद पंकज गाँव आता है। गाँव आने के बाद डॉक्टर सुनीता अपने माँ बाप को बुलाती है, सारे लोग आते हैं, पंकज से मिलते हैं, पंकज के घर जाते हैं, घर वगैरह देखते हैं, सब पसंद आ जाता है। जो पंकज के पिताजी थे वो भी रेलवे में थे, अच्छी पोस्ट पर थे, स्टेशन मास्टर थे, अच्छा खासा पैसा वो भी कमा रहे थे। उनकी जो माता थी वो टीचर थी। अब दोस्तों परिवार संपन्न था, तो उनको लगा किसी चीज़ की कोई कमी है नहीं, हर कोई कमाने खाने वाला है। पंकज अपने माँ बाप का इकलौता संतान था। सुनीता के माँ बाप सब कुछ देखते हैं, सब कुछ पसंद आ जाता है, रिश्ता तय हो जाता है और लगभग 3 महीने बाद दोस्तों शादी की डेट फिक्स होती है। डॉक्टर मैडम यानी सुनीता की और पंकज की अच्छी खासी शादी होती है। जिस दिन शादी होती है दोनों बहुत मुस्कुराते हैं और पंकज सुनीता से कहता है कि उस दिन तुम हमारे गांव में इलाज करने नहीं आई होती, शायद मैं आपको नहीं मिलता या तुम हमको नहीं मिलती। दोस्तों दोनों बहुत हंसते मुस्कुराते हैं, दोनों के बहुत सारे दोस्त आते हैं, सबको पता था कि जो शादी हो रही लव मैरिज हो रही। अब दोस्तों यहीं से इनकी ज़िंदगी आगे चलने लगती है, दोनों अपने अपने जीवन में खुश रहने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में कब किसको कौन सा इंसान कहाँ मिल जाए किसी ने देखा नहीं है।
तो आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, रामानुज पांडे झारखंड से, कुमार नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, रुद्र प्रताप नारायण तिवारी महोबा उत्तर प्रदेश से, विदित अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, फजैलुर रहमान, ओम प्रकाश सैनी, आदित्य विकास तिवारी महाराष्ट्र से, भाग्यश्री जगदीश अजमेर राजस्थान से। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।